So we'll go ahead with next question. That is practice problem number 1. A certain sound wave in air has a speed 340 meter per second and wavelength 1.7 meter. For this wave, calculate the frequency and period. बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन. आपको गिवन पैरामीटर्स में साउंड का स्पीड बताया है, दैट इज 340 मीटर पर सेकेंड, और उसका वैल्यूम दिया हुआ है 1.7 मीटर. And they're asking you to find for this wave, you are supposed to find, क्या फाइंड करना है? दो पैरामीटर, एक है फ्रीक्वेंसी, दूसरा है पीरियड, टाइम पीरियड. तो विच फॉर्मूला विल यू यूज टू फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी? वेलोसिटी v इक्वल्स टू n लैम्डा, ये था ना, v इक्वल टू n लैम्डा था. तो यूजिंग दिस यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज फ्रीक्वेंसी. और एक बार आपको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिल गई तो क्या फाइंड करना है? पीरियड. हाउ डू यू फाइंड आउट पीरियड? फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर. तो आपको अगर एक बार फ्रीक्वेंसी मिल गया तो 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी इज पीरियड. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, है मतलब v इक्वल्स टू n लैम्डा, मतलब n इक्वल्स टू v बाय लैम्डा. v की वैल्यू कितनी है? 340, और ये कितना है? 1.7. 1.7 मतलब 17 इंटू 10⁻⁻1. 10⁻1 ऊपर गया तो क्या हो गया? 3400 अपॉन 17, मतलब कितना हो गया? 200 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी आ गया. तो फ्रीक्वेंसी कितना है? 200 हर्ट्ज. वेरी गुड. तो पीरियड कितना होगा? 1/200. हाउ मच इज 1/200? बहुत सिंपल है ना ये. 1/200, 10⁻²/2, क्योंकि ये 10⁻+2 था, वो ऊपर गया. 10⁻²/2. व्हाट इज 1/2? 0.5. 0.5 मतलब 5 × 10⁻1, और ऑलरेडी एक -2 वहां पे है, तो क्या हो जाएगा? 5 × 10⁻3, और पीरियड तो सेकेंड में. तो आंसर में 0.005 सेकेंड दिया होगा और फ्रीक्वेंसी दिया होगा 200 हर्ट्ज, है ना? ऐसा हो गया, डन. चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन. A tuning fork of frequency 170 Hz produces sound waves of wavelength 2 meter. Calculate the speed of sound. ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. आपको सिर्फ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे दी है 170 हर्ट्ज, और आपको वेवलेंथ भी बता दिया है 2 मीटर, और आपको फाइंड करने के लिए क्या बोला है? स्पीड ऑफ साउंड. और अभी तो देखा था, क्या देखा था? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड ऑफ साउंड? v इक्वल्स टू n लैम्डा. तो दो नंबर को मल्टीप्लाई करते आता है कि नहीं? बस यही चेक करना था. आता है क्या आपको? 2 × 170 कितना हो गया? 340 मीटर पर सेकेंड. डन. क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, इट इज टू सिंपल. क्विक 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 क्विक. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन. ये भी इजी है लेकिन इंटरेस्टिंग है, तो यहाँ ध्यान दो. क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट. क्वेश्चन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन समझेगा तो क्वेश्चन सॉल्व होगा ना. जो लोग बड़बड़ कर रहे हो, या ध्यान दो.
एंड इको साउंडर का मतलब होता है जो साउंड वेव्स को इमिट करे और साउंड वेव रिफ्लेक्ट होके वापस उसके पास आए और वो डिटेक्ट करे, उसको बोलते हो इको साउंडर। क्या बोलते हैं? इको साउंडर। तो समथिंग अ डिवाइस which produces sound waves, those sound waves will go travel, get reflected back from surface and come back, और वही जिसने साउंड वेव प्रोड्यूस किया था वही डिटेक्ट कर रहा है, उसको बोलते हो इको साउंडर। एंड इको साउंडर इन अ फिशिंग बोट, अब ये फिशिंग बोट में इको साउंडर क्या कर रहा है? अगर आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आज पता लग जाएगा। किसी भी फिशिंग बोट में यहाँ पे एक डिवाइस होता है नीचे, विच इज कॉल्ड एज इको साउंडर। वो साउंड वेव इमिट करता है और वो साउंड वेव पानी के अंदर जाते हैं, और यहाँ पे देयर इज अ शॉल ऑफ फिश। शॉल मतलब मछलियों का जत्था, उसको बोलते हो शॉल ऑफ फिश। तो यहाँ पे बहुत सारे मछलियाँ हैं, क्योंकि तुमको पता होना चाहिए फिशिंग करने के लिए ऐसा ही नहीं होता कि नेट डाल दिया मछली आ गई, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू फर्स्ट नो द पोजीशन ऑफ द फिश। तो यहाँ से इको साउंडर से साउंड वेव जाता है, और अगर यहाँ पे मछलियों का जत्था है, ग्रुप ऑफ फिश, शॉल बोलते हैं, तो यहाँ से ये जो साउंड वेव था वो रिफ्लेक्ट होके भी वापस आए, और जिस डिवाइस ने साउंड वेव को प्रोड्यूस किया था वही उसको डिटेक्ट कर रहा है। तो ये इको साउंडर है। सो एन इको साउंडर इन अ फिशिंग बोट receives an echo from a shoal of fish 0.45 second after it was sent। तो हमको गिवन पैरामीटर में दिया हुआ है टाइम, मतलब सिग्नल, मतलब साउंड वेव इमिट करने से वापस डिटेक्ट करने तक कितना टाइम लग गया? 0.45। तो साउंड वेव को जाने में और आने में मतलब डिस्टेंस कितना कवर हो गया? 2D। 2D डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लग गया? 0.45 सेकेंड्स। If the speed of sound in water is, if the speed of sound in water is 1500 meter per second, how deep is the shoal? तो ये जो शॉल है कितने डेप्थ पे है, मतलब क्या फाइंड करना है? डी। क्या फाइंड करना है? डी। 2D नहीं, डी। ओके, तो कैसे फाइंड करोगे? इको के केस में ना, अगर फॉर्मूला याद नहीं रहे, वेलोसिटी तो पता ही है, तो वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इको के केस में डिस्टेंस हमेशा 2D लेते हैं, क्योंकि साउंड वेव जाता है और वापस आता है। तो साउंड वेव गया कितना डिस्टेंस? डी। रिफ्लेक्ट होकर आया वापस कितना डिस्टेंस? डी। तो कितना हो गया? 2D। और आपको फाइंड 2D करना है कि डी करना है? डी। डी। 2D नहीं, क्या फाइंड करना है? डी। तो डी यहाँ से मिल जाएगा VT/2। तो फॉर्मूला रेडी हो गया, अभी कुछ नहीं है, अभी सिर्फ आपको वैल्यूज डालने हैं। गुड। तो D इक्वल्स टू VT/2। व्हाट इज द V वैल्यू? 1500, एंड टाइम कितना है? 0.45, और ये आ गया 2। अभी कैलकुलेशन को सिंपल करना है, तो ये 1500 का जो 100 है इसको दे दो, तो 15 इंटू 45/2, ये 2 जीरो इसको दे दिए। 15 इंटू 45 कैसे करते हो बता देता हूँ। 45 इंटू 15, पहले 45 इंटू 10 कर लो, 450 हो गया। वापस से 45 इंटू 10 कर लो, 450, लेकिन इंटू 5 करना था ना, 15 था, तो 450 का आधा कितना होता है? 225। 225 कितना होता है? हाँ, तो बताओ तो कितना हो गया? 450 में 225 ऐड कर लो, 675, डिवाइड बाय क्या करोगे? 2, तो कितना हो गया? 337.5 मीटर हो गया। ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट कंप्लीट कर लो, अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड। हमारे क्वेश्चन क्या है पहले वो देख लो। तो क्वेश्चन में बोला है अ गर्ल स्टैंड्स 170 मीटर अवे फ्रॉम अ हाई वॉल। तो डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड
and the reflecting surface is 1 centimeter. A girl stands 1 centimeter away from a high wall. A girl stands 1 centimeter away from a high wall. ऐसा है. तो यहाँ पे source है, there is a wall, and claps her hands at a steady rate so that each clap coincides with the echo of the one before. तो ऐसा है, पहले तो स्टेडी रेट मतलब क्या, दो क्लैप के बीच में हर बार सेम टाइम होना, उसको बोलते हैं स्टेडी रेट. है ना? अरे क्लैप क्लैप नहीं बजाएगा भाई, बराबर है ना, इसको स्टेडी रेट बोलते हैं. ये अनस्टेडी रेट है. अनस्टेडी रेट में दो क्लैप्स के बीच में टाइम सेम नहीं होता है, और स्टेडी रेट में दो क्लैप के बीच में टाइम सेम होता है. तो अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, द गर्ल क्लैप्स her hands at a steady rate so that each clap coincides with the echo of the one before. अब होगा क्या, ऐसा है, गर्ल ने जब क्लैप किया तो साउंड जो है वो कहाँ गया, वो यहाँ गया, और वो रिफ्लेक्ट होके आया, और जब वो रिफ्लेक्ट होके आया एग्जैक्टली तब गर्ल ने सेकेंड टाइम क्लैप किया. जब सेकेंड क्लैप का साउंड गया, वो रिफ्लेक्ट होके आया, तब थर्ड क्लैप किया. राइट, मतलब हर बार जब गर्ल क्लैप करेगी तो वो क्लैप और उसका जो प्रीवियस क्लैप का इको था वो क्या होंगे, कोइंसाइड. गुड. इफ शी मेक्स 60 क्लैप्स इन 1 मिनट, मतलब एक सेकेंड में एक क्लैप, व्हाट वैल्यू शुड बी द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर. तो पहला पार्ट पहले सॉल्व कर लेते हैं. एक काम करते हैं, गर्ल से लेके बॉल तक के डिस्टेंस को डी बोलते हैं. देन अब मैं डायरेक्टली सॉल्व करूंगा. यहाँ पे मैं केस वन, मैं गिवन टू फाइंड कुछ नहीं लिखने वाला, सीधा केस वन केस टू. केस वन में हाउ मेनी क्लैप्स पर मिनट, तो 60 क्लैप्स इन 1 मिनट, मतलब 60 क्लैप्स in 60 seconds, मतलब 1 clap in 1 second, मतलब this is the time for echo. What is time of echo? 1 second. अब बोलोगे ऐसा क्यों, मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा है. क्वेश्चन में बोला कि गर्ल हर बार तब क्लैप करेगी जब इको, पिछले वाले का इको वापस आए. पिछले वाले का इको कितना टाइम में वापस आएगा तो पता नहीं, लेकिन गर्ल ने क्लैप कितने सेकंड में किया, 1 सेकंड में एक बार, और जब गर्ल ने क्लैप किया तभी इको आया, मतलब व्हाट इज टाइम ऑफ इको, इक्वल टू टाइम ऑफ क्लैप. है ना, समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि सब ऊपर से आपको क्या फाइंड करना है, स्पीड. स्पीड कैसे फाइंड करते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस है d प्लस डी टू डी, बराबर. अभी अगर मुझे डिस्टेंस मिल गया और टाइम मिल जाए तो क्या मिल जाएगा, स्पीड. अब टाइम कैसे फाइंड करोगे, क्वेश्चन में बोला है कि गर्ल इज क्लैपिंग एट अ स्टेडी रेट. हर बार जब गर्ल ने क्लैप किया तो वो क्लैप पिछले वाले क्लैप के इको के साथ कोइंसाइड हुआ, मतलब टाइम ऑफ क्लैप इज इक्वल टाइम ऑफ इको. तो टाइम ऑफ क्लैप कितना है, 1 सेकेंड. सो टाइम ऑफ क्लैप इज इक्वल टू टाइम ऑफ इको. तो टाइम ऑफ क्लैप 1 सेकेंड है, तो टाइम ऑफ इको भी कितना है, 1 सेकेंड. ओके, गुड. देन यू नो वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, and therefore you have velocity is equal to 2d by t. What is 2d? 2 into 170, और t कितना है, 1. तो what is speed of sound in the first case, 340 मीटर पर सेकेंड दिया गया. यस, इतना ही होगा. केस 2, इन केस 2 देखते हैं केस 2 में क्या बोला है. केस 2 में बोला है, नाउ शी मूव्स टू अनदर लोकेशन and finds that she should make 45 claps in 1 minute. 45 claps in 1 minute to coincide with the successive echoes. पहले 1 मिनट में 60 क्लैप थे,
तब जाके एक क्लैप और प्रीवियस वाले का इको कोइंसाइड हो रहा था। अब 1 मिनट में कितने क्लैप होना चाहिए? 45। कितना चाहिए? 45। तो फिर 45 क्लैप्स इक्वल्स टू 1 मिनट। इसका मतलब 45 क्लैप्स इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, राइट? इसका मतलब बेसिकली यू हैव 1 क्लैप इक्वल टू 60 बाय 45 सेकेंड, मतलब कितना? 4/3, 4/3 सेकेंड। तो एक क्लैप कितने टाइम में बनना चाहिए? 4/3। एंड अगेन टाइम ऑफ इको इक्वल्स टू टाइम ऑफ क्लैप। Time of clap. What is time of clap? 4/3 second. 4/3 second. Good. Then same formula V equal to 2D by T. V equals to 2 into. अच्छा अब थोड़ा सा चेंज है, क्या चेंज है देख लो। Now she moves to another location. Distance change हो गया and finds that she should now make 45 laps in 1 minute to coincide with the successive echoes. Calculate her distance from the new position from the wall. तो ये जो गर्ल का पोजीशन चेंज हुआ, कहीं और पोजीशन हुआ होगा। आपको पूछा है व्हाट इज द न्यू डिस्टेंस, वही पूछा है ना, कैलकुलेट द डिस्टेंस। क्या पूछा है? डिस्टेंस। तो आपको इस केस में क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस। क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस। पहले केस में डिस्टेंस क्या था? डी। अभी क्या बोल देंगे? डी डैश। बराबर। तो डी डैश तो फाइंड करना है, मतलब उसकी वैल्यू तो पता नहीं है। टाइम की वैल्यू कितनी है? 4/3। वेरी गुड। व्हाट इज वेलोसिटी? कैसे पता लगा? लोकेशन का क्या मतलब? मीडियम चेंज नहीं हुआ। वेरी गुड। अगर पहले केस में स्पीड ऑफ साउंड एयर में था, बराबर, सपोज आई एम क्लैपिंग, मैंने मेरा लोकेशन चेंज किया एंड आई एम क्लैपिंग, मीडियम चेंज हुआ क्या? पहले एयर था, अभी भी क्या है? तो स्पीड क्यों चेंज होगा? मतलब जो तुम पहले केस में स्पीड का वैल्यू फाइंड किए थे वो सेकंड केस में यूज करो। स्पीड ऑफ साउंड कब चेंज होता है? जब मीडियम चेंज हो। तो पहले केस में जो तुमने स्पीड ऑफ साउंड फाइंड किया है वो दूसरे केस में यूज कर सकते हो, ऐसा इसका मतलब होता है। ओके गुड। तो कर लो फिर, ये वन जा, ये टू जा, शिफ्ट कर दो इधर। तो डी डैश इक्वल टू क्या आ गया? ये 2/3 को यहाँ शिफ्ट कर दो। 340 इंटू 2/3। व्हाट इज 340 इंटू 2/3? अरे ये सीधा इधर मल्टीप्लाई होगा, 3/2 नहीं होगा, 2/3 बराबर है वो। कितना है? 340 इंटू 2/3, 226.66, 226.6 मीटर। क्या है आंसर? 225, 255। 255 नहीं आ सकता ना, चेक कर लो ना एक बार। ये तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 45 claps in 1 minute. 45 claps equal to 60 seconds. One clap equal to 60 by 45. 60 by 45 is 4/3। बराबर है क्या? 15 4 था and 15 3 था। 4/3 बराबर है? Yes। बराबर है, करेक्ट है। गुड। देन 2D by time, 2D by time 340 340। ये 4/3 बराबर था क्या? Yes। 1/2 का बराबर है क्या? नहीं, बराबर नहीं है। 1/2 नहीं होता, और 1/2 ही होता है, और क्या होगा? तो ठीक है, तो उनको ऐसा नहीं करना, आंसर तो वही आने वाला है। आंसर तो वही आने वाला है। ऐसा है 170 था, अभी बोलोगे हाँ बराबर बराबर। हाँ सही है, अब ठीक है। अब तुम क्या गड़बड़ कर रहे हो? ये 4/3 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा, 3/4 नहीं होगा वो, 4/3 होगा। क्या होगा वो? 4/3। कर लो, आंसर वही आएगा। 170 इंटू 4/3। 170 इंटू 4 इज 680। 680/3, तो पहले भी 680/3 ही किया था हमने। तो आंसर इज 226.6 मीटर। तो वहाँ करेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन।
वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, मतलब वेरी इजी क्वेश्चन. Sound wave A has period 0.015 second. Sound wave B has a period of 0.025 second. Which sound has greater frequency? वाह, ऐसा क्वेश्चन मैं तो एग्जाम में नहीं पूछूंगा आपसे. तो टाइम पीरियड ऑफ ए वेव इज 0.015, मतलब 15 इंटू 10⁻³ सेकेंड. टाइम पीरियड ऑफ बी इज 25 इंटू 10⁻³ सेकेंड. फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन इन्वर्स होता है, तो जिसका पीरियड ज़्यादा है उसका फ्रीक्वेंसी कम है, जिसका पीरियड कम है उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है. फ्रीक्वेंसी कम किसका है? ए का. फ्रीक्वेंसी नहीं, पीरियड कम किसका है? ए का. तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा किसका है? ए का. ए का. पीरियड कम, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा. पीरियड कम किसका है? ए. तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा किसका है? ए का. तो बस वही तो पूछा था, विच साउंड हैज़ ग्रेटर फ्रीक्वेंसी. लेकिन मैं ऐसा नहीं सॉल्व करूंगा, ये तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं हुआ. फिर हम एक काम करेंगे, ए और बी का फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेंगे, जो भी वैल्यू होगी वो. गुड. हाउ डू यू फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी? हाउ डू यू फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी? 1 टाइम पीरियड. ओके, तो ये सिर्फ बोल देना ए का पीरियड कम मतलब ए का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, डज नॉट मेक एनी सेंस. तो ये बना लेते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं यहाँ से. 1/15 इंटू 10⁻³ कितना है? -3 है. -3 ऊपर गया तो कितना हो गया? +3. 1000/15 बराबर है क्या? पक्का? चल 100% लॉक कर दे. यू नो यू नो यू नो 200/3 होता है 66.66. 66.66 होता है. 66.66 हर्ट्ज. हर्ट्ज, अगर तुमने यूनिट नहीं लिखा, हर्ट्ज मतलब 1/सेकेंड नहीं लिखा, तो तुम्हारा आधा मार्क गया. तो यूनिट का आधा मार्क होता है. नंबर 2, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज 1/टाइम पीरियड ऑफ बी. व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ बी? 25 इंटू 10⁻³ मतलब 1000/25. बताओ तो. 40 हर्ट्ज. 40 हर्ट्ज. तो ए का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, बी का कम है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी. At what temperature will the speed of sound in air will be 1.75 times its speed at NTP? पहले क्वेश्चन अच्छे समझ लो, पूछा क्या है वो पहले पता होना चाहिए. एट व्हाट टेम्परेचर मतलब कितने टेम्परेचर पे, मतलब टेम्परेचर पूछा है. स्पीड ऑफ साउंड इन एयर विल बी 1.75 टाइम्स, मतलब बेसिकली आपको गिवन पैरामीटर में स्पीड की फाइनल वैल्यू दी है. फाइनल वैल्यू ऑफ स्पीड इज 1.75 टाइम्स ऑफ इनिशियल. V2 इज 1.75 टाइम्स ऑफ V1 ऐसा बोला है. कितने टेम्परेचर पे ऐसा पूछा है, कितने टेम्परेचर पे साउंड का स्पीड का वैल्यू 1.75 होगा, कितने टेम्परेचर पे, मतलब T2 और T1 की वैल्यू दी है. At what temperature will the speed of sound in air be 1.75 times its speed at NTP? What is normal temperature का value? 273 केल्विन, मतलब कितना डिग्री? 0 डिग्री. चलो अच्छा है, पता है तो गुड. 273 केल्विन. क्वेश्चन समझा है कि नहीं समझा है? नहीं समझा है. हमारे पास ना एक टेम्परेचर पे वेलोसिटी ऑफ साउंड का वैल्यू V1 था. वो एक टेम्परेचर कौन? 273 केल्विन, मतलब 0 डिग्री पे साउंड का स्पीड कितना था? V1. अब याद है कि आपको हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ साउंड देखा था, याद आ रहा है? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा? स्पीड. क्या बढ़ेगा? स्पीड. तो टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो स्पीड बढ़ेगा. तो कितने टेम्परेचर पे स्पीड 1.75 टाइम्स हो गया, ऐसा क्वेश्चन है. तो एट व्हाट टेम्परेचर द स्पीड इज 1.75 टाइम्स. तो फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? कौन सा यूज करोगे?
कौन सा यूज करोगे? विच फॉर्मूला? विच फॉर्मूला? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एग्री। जब मैं बताता हूँ तो सिंपल है, जब मैं पूछता हूँ तो डिफिकल्ट बन जाता है। डू यू रिमेम्बर हमने इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑफ साउंड विद टेम्परेचर का फॉर्मूला डिराइव किया था, याद है क्या? हाँ कि ना? हाँ या ना, बस किया था कि नहीं? तो वो यूज नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो तुम डिग्री सेल्सियस में देखते हो। अगर याद होगा तो V इक्वल टू V0 प्लस 0.61 T, वो डिग्री सेल्सियस में था। ये टेम्परेचर केल्विन में है। फिर क्या होगा? वो V इक्वल टू V0 प्लस 0.61 T डिराइव करने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया था वो यूज होगा। कौन सा किया था? V इक्वल टू अंडर रूट ऑफ लैपलास करेक्शन, याद आ रहा है क्या? हाँ याद आ रहा है, वेरी गुड। डू यू रिमेम्बर, ये v वेलोसिटी है, कंफ्यूज मत होना। डू यू रिमेम्बर पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी? आ रहा है कुछ याद? हाँ, तो p क्या आएगा? p एन आर टी बाय वी, बराबर। तो ये p यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो v क्या बन जाएगा? अंडर रूट ऑफ ग्यामा p मतलब कौन? एन आर टी बाय रो वी। ठीक, ओके, गुड, पक्का, श्योर, यस और नो? बाकी की जरूरत नहीं है मुझे। गामा एन आर रो वी सब कांस्टेंट है। ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है, ये कांस्टेंट है। तो वी का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। बस इतनी जरूरत है, डन, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो वी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू टी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो व्हाट विल बी टी टू बाई टी वन? वी टू बाई वी वन का स्क्वायर। तो टी टू बाई टी वन कितना है? 273। वी टू बाई वी वन, वी टू बाई वी वन कितना है? 1.75, इसका स्क्वायर। तो T2 इक्वल्स टू 1.75 का स्क्वायर इंटू 273। 273 कुछ नहीं, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया। अब 1.75 का स्क्वायर डायरेक्ट पूछूंगा तो शायद तुमको नहीं आए, हो सकता है। 1.75 का डबल कितना होता है? 3.5, है ना? तो मैं इसको 3.5/2 भी लिख सकता हूँ। हो सकता है कि तुमको शायद ये भी नहीं आए। तो 3.5 का डबल कितना होता है? 7/2। तो इसी को मैं 7/4 भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? 7/4। तो 49 इंटू 273/60। बराबर, गुड। तो अभी हमको सिर्फ 49, वैसे रफली रफली 48/16 3 होता है। 273 इंटू 3, रफली रफली 273 इंटू 3 बोल रहा हूँ मैं, अप्रोक्सीमेटली। 49 डिवाइडेड बाय कितना? 63 इंटू कितना? 273, कितना गया? 836.025, 025 ना, 0625, ठीक है, 0625 केल्विन। देखो तो आंसर क्या दिया है? 836। हाँ, तो 836 है ना? तो यू शुड ऑल्सो नो, व्हाट यू शुड नो इज, सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ साउंड का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है? गामा पी बाय रो, लैपलास फॉर्मूला है ये। फिर तुमको पता होना चाहिए पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। ये वी वॉल्यूम है, ये स्पीड नहीं है, और ये वी स्पीड है। फिर तुमको पता होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स इज मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, आर टी। मास ऑफ गैस इन ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट होता है, पता है मॉलिक्यूलर वेट? व्हाट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन? 1 नहीं, 2। हाइड्रोजन H2। एक हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन, दूसरे में एक प्रोटॉन, तो H2। व्हाट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीलियम? 4, क्योंकि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। व्हाट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन?
32 एक ऑक्सीजन के एटम में 8 प्रोटॉन्स 8 न्यूट्रॉन्स, तो 16, और ऑक्सीजन गैस मतलब O2 होता है, O2, तो कितना हो गया 32। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ओजोन? 48, बराबर है। O3 होता है। व्हाट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन? 24, 24 होता है ना, 28 होता है। वेरी गुड। 14 एंड 14, एक नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन्स, तो 14 एक नाइट्रोजन एटम का, और नाइट्रोजन ये डायटोमिक है, N2 है वो। तो पता होना चाहिए। अब ध्यान दो, ये मॉलिक्यूलर वेट है, क्या है ये? क्या है ये? वेरी गुड, ये मॉलिक्यूलर वेट। ये कौन है? हाँ, चलो ठीक है। तो P इक्वल्स टू m अपॉन वॉल्यूम RT बाय m। व्हाट इज मास अपॉन वॉल्यूम? डेंसिटी। क्या होता है वो? डेंसिटी। तो P इक्वल्स टू रो RT बाय m। तो व्हाट इज P अपॉन रो RT बाय m? व्हाट इज द स्पीड का फॉर्मूला? अंडर रूट ऑफ गैमा P बाय रो। लेकिन P बाय रो कौन है? RT बाय। तो मैंने जो ये लिखा, ये और ये एक ही है। हाँ, मैंने फिर ऐसा क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मुझे जरूरत थी सिर्फ स्पीड और टेम्परेचर के रिलेशन की। तो याद रखना, 12th में वापस ये फॉर्मूला लगने वाला है हमको, तो ये याद होना चाहिए तब। अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। अ मैन स्टैंडिंग बिटवीन टू पैरेलल एलिप्स। एलिप्स कुछ नहीं होता है, क्लिप्स होता है, क्लिप्स। तो क्लिप्स, क्लिप मतलब पता है? पहाड़ के टाइप होते हैं बहुत सारे। क्लिफ, क्लिफ। कोई आप में से कोई माउंटेनियरिंग नहीं करता क्या? ना ना, डू माउंटेनियरिंग। पहाड़ पे चढ़ना माउंटेनियरिंग होता है, क्लाइंबिंग। there is a mountain which is something like this, very vertical। तुम नॉर्मली जब माउंटेन बोला ना, तो तुमको ऐसा हिली स्ट्रक्चर लगता है। अभी हर एक माउंटेन ऐसा नहीं होता है, कुछ कुछ डायरेक्ट वर्टिकल होता है। वो वर्टिकल को बोलते हो क्लिफ। क्या बोलते हो? क्लिफ। वेरी गुड। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? अ मैन स्टैंडिंग बिटवीन टू पैरेलल क्लिफ्स, मतलब एक क्लिफ यहाँ पे और एक उसके सामने, और दोनों एक दूसरे को पैरेलल, ऐसा। इसके बीच में मैन इज स्टैंडिंग, तो मैन लेट अस से इज स्टैंडिंग समवेयर ओवर हियर। गुड। अब क्या बोला है आगे? ही हियर, क्या पता क्या बोला है? ही हर्न्स, हर्न्स भी कुछ नहीं होता। ही हियर्स two echoes, one after 3 second and the other after 5 second. The separation between the two clips is 1360 meter. What is the speed of sound? तो मैं क्वेश्चन वापस समझाता हूँ, अच्छे से ध्यान दो। थोड़ा सा गलती है क्वेश्चन में। दो पैरेलल क्लिप के बीच में एक मैन है। मैन hears two echoes, one after 3 second and the other after 5 second. The distance between the two parallel clips, दो पैरेलल क्लिप्स का डिस्टेंस कितना है? 1360 मीटर, 1360 मीटर। इसको मैं डी बोल देता हूँ, सही है। आपको पूछा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड। तो मुझे बताओ व्हाट विल बी योर अप्रोच ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए, अगर हमको स्पीड ऑफ साउंड या स्पीड ऑफ एनीथिंग पूछा हो, तो क्या फॉर्मूला लगाया? या तो v इक्वल टू एन लैम्डा। वो v इक्वल टू एन लैम्डा का भी होता है जब तुमको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दिया हो। तुमको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दिया है क्या? नहीं। तो दूसरा कौन सा है? डिस्टेंस अपॉन, वेरी गुड वेरी गुड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तुमको एक डिस्टेंस बताया है, क्लिफ नंबर 1 से क्लिफ नंबर 2 तक का डिस्टेंस, है ना। तुमको क्या बताया है? क्लिफ नंबर 1 C1 और क्लिफ नंबर 2 C2 तक का डिस्टेंस। तुमको क्या पूछा है? स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मुझे अगर पता लग गया
कि साउंड को क्लिफ 1 से क्लिफ 2 तक जाने में कितना टाइम लगता है, तो डिस्टेंस तो पता ही है और अपॉन टाइम कर लूँगा तो क्या मिल जाएगा, स्पीड। मतलब तुमको इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द साउंड टू गो फ्रॉम क्लिफ 1 टू क्लिफ 2। अब ये कैसे करेंगे, अब ये कैसे करेंगे तो अच्छे से ध्यान दो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैन खड़ा था दोनों क्लिफ के बीच में, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ऐसे समझता हूँ कि ये डिस्टेंस है d1 और ये डिस्टेंस है d2। क्वेश्चन में ये भी बोला है कि मैन हियर्स टू इकोस, तो जब मैन बात करेगा एक इको यहां से रिफ्लेक्ट होके आएगा और दूसरा यहां से रिफ्लेक्ट होके आएगा। द मैन हियर्स टू इकोस, वन आफ्टर 3 सेकेंड, 3 ना, एंड द अदर आफ्टर 5 सेकेंड। वेरी गुड, बराबर। इसका मतलब मैन से क्लिफ 1 तक साउंड को जाके आने के लिए कितना टाइम लगा, 3 सेकेंड, बराबर। तो सिर्फ जाने में कितना लगा, 1.5। और मैन से क्लिफ नंबर 2 तक साउंड को जाके आने के लिए कितना लगा, तो सिर्फ जाने में कितना लगा। तो मैन से क्लिफ 1 तक साउंड को टाइम लगता है 1.5, क्लिफ 2 तक लगता है 2.5। तो व्हाट इज 1.5 प्लस 2.5, तो मतलब क्लिफ 1 से क्लिफ 2 तक कितना लगेगा, 4। कितना लगेगा, 4। हो गया, बराबर, पक्का, श्योर। तो टाइम मिल गया 4 सेकेंड। 1360 डिवाइड बाय 4 पता कितना होता है, 340 मीटर पर, ठीक है, 340 है ना। हाँ, तो अभी इसको लिखेंगे कैसे, लिखना भी तो पड़ेगा ना, तो लिख भी लेंगे। चलो ध्यान दो, यहाँ पे तुमको गिवन पैरामीटर में क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं। गिवन पैरामीटर में तुमको डिस्टेंस दिया है d, विच इज द डिस्टेंस फ्रॉम क्लिफ 1 टू क्लिफ 2। तुमको बताया है t1, t1 इज द टाइम टेकन फॉर द इको, इको कितना है, 3 सेकेंड। क्लिफ 1 से जो साउंड रिफ्लेक्ट होके आया उसको कितना टाइम लगा, 3 सेकेंड। क्लिफ 2 से जो साउंड रिफ्लेक्ट होके आया कितना लगा, 5 सेकेंड। और फाइंड क्या करना है, क्या करना है, जल्दी बताओ, जल्दी, स्पीड। तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ, अब यहाँ अच्छे से ध्यान देना, मैं तुमको यहीं पे फॉर्मूला बना के देने वाला हूँ। तुमको डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्लिफ 1 से क्लिफ 2 तक वो कितना डिस्टेंस है, d, कितना है वो, d। अगर तुमको और डिटेल लिखना है लिख सकते हो, तुम बोल सकते हो d1 प्लस d2, d1 प्लस d2, d1 प्लस d2। साउंड को क्लिफ 1 से रिफ्लेक्ट होके आने के लिए कितना टाइम लगा, मतलब t1, तो सिर्फ जाने में कितना लगा, t1 बाय 2, और सेकेंड क्लिफ के लिए t2 बाय 2। ऐसा लिखता है फॉर्मूला। जो मैंने तुमको ओरली बताया वो ही मैं लिख रहा हूँ, सिर्फ मैं फॉर्मूला के फॉर्म में लिख रहा हूँ, मैं बाकी तो कुछ नहीं लिख रहा हूँ। तो स्पीड कितना है, d1 प्लस d2, लेकिन d1 प्लस d2 मतलब कौन है, कौन है, 1360 चाहिए तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज d1 प्लस d2, 1360, 3/2 प्लस 5/2 मतलब 8/2, 8/2 मतलब 4 होता है कि नहीं ये। हाँ, तो 1360 डिवाइड बाय 4 तो कितना होता है ये, 340 मीटर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल हो गया सबका। ये ना, अभी ये आपको मैं एक क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ, ये आप ट्राई करो, ओके। और ये आप ट्राई करोगे, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 इज असाइनमेंट, होमवर्क है वो। A police car travels. A police car travels towards a stationary observer. तो समझ जाओ, पुलिस कार के ऊपर एक हॉर्न होता है, सायरन। तो सोर्स कौन है, पुलिस कार ट्रेवल्स टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर
एट अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, तो Vs की वैल्यू 15 मीटर पर सेकेंड है और Vl की वैल्यू 0 है, क्योंकि ऑब्जर्वर मतलब लिसनर स्टेशनरी है। द सायरन ऑन द कार emits a sound of frequency 250 hertz, तो actual frequency emitted is 250 hertz. Calculate the recorded frequency. Recorded frequency मतलब apparent frequency. The speed of the sound is 340 मीटर पर सेकेंड। अब गिवन पैरामीटर में क्या क्या आइडेंटिफाई किया तुमने? अ पुलिस कार ट्रेवल्स टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर, मतलब VL की वैल्यू कितनी हो गई? 0। लिसनर कौन है? स्टेशनरी है। और सायरन जो भी गाड़ी के ऊपर होगा, मतलब पुलिस का कार क्या है? सोर्स है। क्या है? सोर्स है। और सोर्स का स्पीड कितना है? 15 मीटर पर सेकेंड। और सोर्स में जो फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो इमिट किया वो कितना है? 250 हर्ट्ज। व्हाट इज स्पीड ऑफ साउंड इन एयर? 340 मीटर पर सेकेंड। और आपको फाइंड करने के लिए क्या बोला है? रिकॉर्डेड फ्रीक्वेंसी मतलब एपरेंट फ्रीक्वेंसी। तो कौन मूविंग है? सोर्स। कौन रेस्ट पे है? और सोर्स मूविंग टूवर्ड्स है कि अवे है? टूवर्ड्स। टूवर्ड्स में डिस्टेंस कम होता है कि बढ़ता है? डिस्टेंस कम होता है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ता है कि कम होता है? बढ़ता है। तो याद है क्या? n इक्वल टू वी, वी एल, वी, वी एस और एन नॉट। और उसमें वी एल की वैल्यू कौन है? 0। अब क्योंकि डिस्टेंस कम हो रहा है तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन रियल फ्रीक्वेंसी, मतलब एपरेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन रियल फ्रीक्वेंसी का रेशियो ग्रेटर देन 1 है। रेशियो ग्रेटर देन 1 होने के लिए न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, मतलब माइनस। बन गया फॉर्मूला। वेरी गुड। तो n इक्वल टू 340 अपॉन 340 माइनस 15, और ये कितना था? 250। तो 340 अपॉन 325 इंटू 250। 25 का टेबल पता होगा तो काम बन जाएगा। 10 जा और 13 13 13 13 13। 250 में 25 प्लस 25 प्लस 25 75 ऐड करोगे तो जाके 325 बनता है। तो 250 मतलब 25 10 जा, और 75 मतलब 25 3 जा, तो 25 13 जा। हो गया? तो अभी 3400 बाई 13, 3400 बाई 13, 3400 बाई 13, 3400 बाई 13, 261.53, 261.53 हर्ट्ज। क्या दिया आंसर? ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। The sound emitted from the siren of an ambulance has frequency of 1500 hertz. The speed of sound is 340 meter per second. Calculate the difference in frequency heard by a stationary observer if, not it, if the ambulance initially, और ये full stop नहीं होना चाहिए, initially travels towards and then away from the observer at a speed of 30 meter per second. ये तो रियल लाइफ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यू आर अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर, तुम खड़े हो और वहाँ से एम्बुलेंस आया, तो पहले एम्बुलेंस आया मतलब अप्रोच हो रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। क्रॉस करके गया मतलब रिसीड हो रहा है, फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है। आपको पूछा है, क्या पूछा है? कैलकुलेट द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज heard by stationary observer if the ambulance initially travels towards and then away. तो इनिशियल केस में अप्रोच हो रहा था और फिर बाद में रिसीड हो रहा है। जब अप्रोच हो रहा है तो जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है उसको मैं NA बोलूँगा, अप्रोच का फ्रीक्वेंसी NA, और जब दूर जा रहा है तो उसको मैं NR बोलूँगा, रिसीड का फ्रीक्वेंसी। मैं वापस एक बार आपको गिवन पैरामीटर क्या क्या समझा देता हूँ। The sound emitted from the siren of an ambulance has a frequency of 1500 Hz. मतलब ये कौन सा फ्रीक्वेंसी है? एक्चुअल फ्रीक्वेंसी।
तो एक्चुअल फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आ गई 1500 हर्ट्ज। उसके बाद द स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद कैलकुलेट द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर, मतलब स्टेशनरी वेलोसिटी कितनी है, 0, राइट। इफ द एम्बुलेंस इनिशियली ट्रेवल्स टुवर्ड्स मतलब अप्रोच, एंड देन अवे मतलब रिसीड, दूर जाना मतलब रिसीड होता है। और ये जो सोर्स का स्पीड था मतलब एम्बुलेंस का स्पीड था वो कितना है, 30 मीटर पर सेकेंड, बराबर, गुड। आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी। फिजिक्स में या मैथ्स में डिफरेंस को डेल्टा लिखते हैं और फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस डेल्टा एन, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस मतलब डेल्टा एन। अब फॉर्मूला मैं अच्छे से समझा के देता हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब हम लोग जेई नीट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इतना सिस्टमैटिकली मैं लिख के नहीं देने वाला हूँ, इसे फर्स्ट टाइम होता है आपके स्टेट बोर्ड के लिए। तो आपको पता होना चाहिए फॉर अप्रोच, अप्रोच मतलब जब वो एम्बुलेंस पास में आ रहा है तो ये एपरेंट फ्रीक्वेंसी, रियल फ्रीक्वेंसी वी वी एल वी एस। और फॉर रिसीड जब दूर जा रहा है तो सेकंड केस आएगा फॉर रिसीड, रिसीड मतलब दूर जाना, ओके। सबसे पहले लिसनर दोनों केस में क्या था, स्टेशनरी था। पहले केस में अप्रोच हो रहा है मतलब डिस्टेंस कम हो रहा है, डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम, और ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होता है। डिस्टेंस कम होना मतलब रेशो 1 से बड़ा होना, मतलब न्यूमरेटर बड़ा होना डिनोमिनेटर छोटा मतलब माइनस, बराबर, गुड। दूसरे केस में रिसीड हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ना मतलब एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज लेस देन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, मतलब रेशियो इज लेस देन 1, मतलब न्यूमरेटर छोटा होना डिनोमिनेटर बड़ा होना। ये बन गया फॉर्मूला, बराबर। इसको मैं एन ए बोल देता हूँ, इसको मैं एन आर बोल देता हूँ, सही है। अप्रोच को एन ए और रिसीड को एन आर। और डेल्टा एन मतलब कौन फिर, तो डेल्टा एन मतलब कौन, डेल्टा एन मतलब अप्रोच फ्रीक्वेंसी माइनस रिसीड। आप बोलोगे उल्टा क्यों नहीं लिखा, रिसीड माइनस अप्रोच क्यों नहीं लिखा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कब सुनाई देता है, जब अप्रोच हो, और कम कब होता है, तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करोगे ना, कि छोटे में से बड़ा करोगे, हाँ, इसके लिए एन ए माइनस एन आर। तो अब आपके पास फॉर्मूला रेडी है, अब आपको सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो एन ए का फॉर्मूला क्या था, वी अपॉन वी माइनस वी एस इंटू एन नॉट, ऐसे था कि नहीं, हाँ ऐसा था। व्हाट इज वी वैल्यू, 340, 340 माइनस हाउ मच, 30, 30 है कि नहीं, यस, इंटू कितना है 1500, तो 340 इंटू 1500 अपॉन 310, वेरी गुड। कैंसल और कैंसल, इसको ज़्यादा छेड़ना नहीं, वैसा रखो। 34/31 में बाद में बताता हूँ क्यों, बाद में देखते हैं, अभी फिलहाल उसको ऐसे ही रखो। 34/31 इंटू 1500, व्हाट इज रिसीड का फ्रीक्वेंसी, v अपॉन v प्लस वी एस इंटू कितना, एन नॉट इंटू एन नॉट। v कितना है 340 अपॉन कितना है 340 प्लस 30 इंटू कितना 1500, मतलब कितना है 340/370 इंटू 1500 इंटू कितना 1500, तो ये हो गया कैंसल। तो आपको एन ए और एन आर मिल गया, यस। तो अभी आपको क्या करना है, एन ए और एन आर को क्या करना है, माइनस करना है। व्हाट इज एन ए का वैल्यू 34/31 इंटू कितना 1500, और ये कितना है 34/37 इंटू कितना, क्या कॉमन निकाल लोगे, बस 34 इंटू 1500, 1/31 माइनस 1/37, तो 34 इंटू 1500, 37 माइनस 31 इज 6 अपॉन 31 इंटू 30। कम से कम यहाँ तक आने में तो हमारा कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हुआ नहीं, कम से कम यहाँ तक नहीं हुआ। अभी इसके आगे हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। 15 6 90,
150 6 900, 1500 6 9000, तो 34 into 9000 अपॉन 31 into 37, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी आएगा वो कितना आया 34 into 9 3 तो 6 डिवाइड बाय कितना 31 into 37, 31 into 37 कितना आ गया 0.2668, 0.2668 इंटू 1000 बराबर 1000 होगा कि नहीं इंटू, हाँ अरे 1000 है ना ये 10 हाँ अरे बराबर है तो क्या है बताओ 266.78 हर्ट्ज, क्या दिया आंसर तो हाँ ठीक है 2.6 10 बताओ 1645 टू गलत है, ये आंसर सही है। गुड करेक्ट है ये यस ये करेक्ट है वो गलत है, दिस इज राइट गुड। So that is the end of all the questions of this chapter.